कहते हैं जब आप ऋषिकेश या हरिद्वार जाते हैं तो वहां गंगा बहती है, लेकिन जब आप काशी आते हैं तो यहां गंगा रहती है। और शायद यही वजह है कि काशी बाकी शहरों जैसी नहीं लगती, क्योंकि यहां आप सिर्फ मंदिर नहीं देखते, सिर्फ घाट नहीं देखते, सिर्फ गंगा नहीं देखते, बल्कि जिंदगी को एक अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं। कहते हैं काशी वो जगह है जहां मृत्यु भी अंत नहीं मानी जाती, और शायद इसी वजह से यहां हर दिन हजारों लोग आते हैं कुछ खोजने, कुछ शांति, कुछ जवाब और कुछ खुद को। मेरे लिए भी काशी की सबसे बड़ी सीख किसी मंदिर में नहीं मिली, ना किसी किताब में, ना किसी कहानी में, बल्कि उन घाटों पर मिली जहां सदियों से जीवन और मृत्यु एक साथ बहते आ रहे हैं। और तभी समझ आया कि बनारस को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। लेकिन बनारस आकर ज्यादातर लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं। वो सिर्फ फेमस जगहों के पीछे भागते हैं, काशी विश्वनाथ, दशाश्वमेध घाट, गंगा आरती, और फिर वापस लौट जाते हैं। पर असली बनारस इनके बीच छुपा हुआ है, उन घाटों पर जहां भीड़ नहीं होती, उन गलियों में जहां कोई गाइड नहीं होता, उन कहानियों में जो किसी ट्रैवल ब्रोशर में नहीं लिखी होती। क्योंकि बनारस सिर्फ चेकलिस्ट से नहीं दिखता, थोड़ा भटकने से दिखता है। और आज हम उसी बनारस की तलाश में निकलने वाले हैं। गंगा स्नान से लेकर नमो घाट तक, घाटों की इस लंबी यात्रा से लेकर शाम की गंगा आरती तक, आज हम बनारस को देखेंगे नहीं, जीने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनारस में हमारा आखिरी दिन। अगर आपने मेरा पिछला बनारस व्लॉग नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर की पूरी जानकारी, गंगा आरती, घूमने की जगहें, खाने के प्रसिद्ध स्पॉट्स और बनारस की पूरी आइटिनरी विस्तार से बताई है। उसका लिंक आपको आई बटन, पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की यात्रा। सुबह के लगभग 7 बज चुके थे और हम निकल चुके थे गंगा स्नान के लिए। हमारा होटल घाट से सिर्फ 200 से 300 मीटर की दूरी पर था, और यही सबसे बड़ा फायदा होता है घाटों के पास रूम लेने का, क्योंकि सुबह सुबह बिना किसी भागदौड़ के आप पैदल चलते हुए सीधे गंगा जी तक पहुंच सकते हैं। और यकीन मानिए, जिस बनारस को हमने कल हजारों लोगों की भीड़ में देखा था, आज वही बनारस पूरी तरह शांत था। न भीड़, न शोर, बस गंगा जी की लहरें, मंदिरों की घंटियां और एक अलग ही सुकून। हम पहुंचे थे शिवाला घाट, जो कि महानिर्वाणी घाट के बिल्कुल पास स्थित है। और सच कहूं, अगर आप शांत माहौल में गंगा स्नान करना चाहते हैं तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। यहीं पर सूर्यदेव हवेली भी स्थित है, और उसी के सामने हमने किया गंगा स्नान। अगर आप भी गंगा स्नान करने की योजना बना रहे हैं तो एक अच्छी बात यह है कि यहां आपको चेंजिंग रूम्स की सुविधा भी मिल जाती है। चाहे आप लेडीज हों या जेंट्स, आप आराम से कपड़े बदल सकते हैं। और फिर हमने भी मां गंगा का आशीर्वाद लिया, कुछ पल वहीं बिताए और उस सुबह को बस महसूस किया। और एक बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, गंगा स्नान करने के बाद कई लोग गंगा जल भी अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन काशी में इस विषय को लेकर कुछ स्थानीय मान्यताएं भी प्रचलित हैं, क्योंकि यहीं मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर सदियों से अंतिम संस्कार होते आ रहे हैं। अस्थियां भी गंगा जी में ही प्रवाहित की जाती हैं। इसी वजह से कई स्थानीय लोग सलाह देते हैं कि वाराणसी से गंगा जल घर ले जाने से पहले यहाँ की परंपराओं और मान्यताओं के बारे में एक बार जानकारी जरूर ले लें। बाकी आस्था और विश्वास हर व्यक्ति का अपना विषय है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आप तक यहाँ की स्थानीय मान्यताओं की जानकारी पहुंचाना है। गंगा स्नान के बाद हम वापस अपने होटल पहुंच गए, फ्रेश हुए और फिर पहुंच गए होटल की टेरेस पर। और वहां से जो दृश्य दिखाई दे रहा था, उसने हमें कुछ देर के लिए रोक लिया। दूर तक फैली बनारस की पुरानी गलियां, सैकड़ों साल पुराने मकान, मंदिरों के शिखर और बीच में शांत बहती गंगा। हमारे कमरे से दूर तक घाट दिखाई दे रहे थे, और फोन के जूम ने इस दृश्य को और भी खूबसूरत बना दिया था।
सच कहूं, अगर आपको बनारस को समझना है तो एक बार उसे ऊपर से जरूर देखिए। अब समय था आज के अगले पड़ाव का। हमने तैयार होकर कुर्ता पहना, नाश्ता किया और निकल पड़े GDS बनारस की ओर, जो कि SND मॉल के अंदर स्थित है। अगर आप बनारस आते हैं और बनारसी साड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये जगह जरूर देख सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार की ओरिजिनल बनारसी साड़ीज मिल जाती हैं। हाँ, कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता भी उतनी ही शानदार होती है। मम्मी तो साड़ी देखने में व्यस्त थीं और मुझे साड़ियों की दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, इसलिए मैंने सोचा तब तक कुछ मिरर सेल्फीज ही ले ली जाए। ये था आज का मेरा आउटफिट। लेकिन आज की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि मम्मी और पापा अभी शॉपिंग में व्यस्त रहने वाले थे और मैं निकल चुका था बनारस के सबसे आखिरी घाट की ओर, नमो घाट। मैंने एक ऑटो किया और रास्ते भर ऑटो वाले भैया से बनारस की बातें करते हुए शहर के बारे में नई नई बातें जानता रहा। बातों बातों में करीब 7 किलोमीटर का रास्ता कब निकल गया पता ही नहीं चला। ऑटो का किराया था लगभग 250 रुपए और कुछ ही देर में हम पहुंच चुके थे नमो घाट, जिसे आज बनारस के सबसे विकसित और सबसे खूबसूरत घाटों में गिना जाता है। यहीं से हम शुरू करने वाले थे घाटों की अपनी पैदल यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो हमें नमो घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक ले जाने वाली थी। और यकीन मानिए, आगे जो देखने वाला था वही असली बनारस था। यहां का माहौल देखकर ही समझ आ गया कि आखिर ये जगह इतनी लोकप्रिय क्यों है। यहां काफी संख्या में पर्यटक मौजूद थे और अगर आप किसी वाहन से घाटों की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो अधिकतर लोग सबसे पहले नमो घाट ही आते हैं। और फिर सामने दिखाई दिया नमो घाट का सबसे पहचान वाला लैंडमार्क, ये विशाल हाथों की संरचना, बीच में एक बड़ा हाथ और उसके साथ 3 छोटे हाथ, जो आज नमो घाट की पहचान बन चुके हैं। ये जगह सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ लोग खास तौर पर फोटो खिंचवाने भी आते हैं। और सच कहूं, ये नमो घाट का सबसे लोकप्रिय फोटो स्पॉट है। थोड़ी देर घाट के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम वापस ऊपर की तरफ आ गए। यहाँ आपको खाने पीने के कई विकल्प मिल जाते हैं और क्योंकि शाम होने लगी थी तो मुझे भी चाय पीने की इच्छा हो गई, तो हमने भी एक कुल्हड़ चाय ली, फोन को टाइम लैप्स पर लगाया और कुछ देर बस बनारस को देखते रहे। यहीं से एक शानदार दृश्य दिखाई देता है, जहां से रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन पूरा दृश्य और भी खूबसूरत बना देती है। अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो नमो घाट आपको और भी पसंद आएगा। यहाँ बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन और कई मनोरंजन गतिविधियां भी हैं, इसलिए परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए ये एक शानदार जगह है। और अब समय था नमो घाट को पीछे छोड़ने का, क्योंकि हमारी असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। घाटों की यात्रा पैदल, एक घाट से दूसरे घाट तक। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दिखाई दी सैकड़ों नावें जो गंगा के किनारे कतारों में खड़ी थीं। और सच कहूं, बनारस के घाट नावों के बिना अधूरे लगते हैं। अगर आप चाहें तो यहां से बोट राइड भी कर सकते हैं और दूसरे घाटों से भी नमो घाट तक नाव के जरिए पहुंचा जा सकता है। यहीं से पूरे बनारस का एक शानदार पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर गंगा के किनारे एक सीधी रेखा में बसा हुआ हो। और अगर मौसम साफ हो तो दूर दूर तक कई प्रसिद्ध घाट भी दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक दुकान का नाम देखकर मैं खुद रुक गया। नाम था बदनाम चाय। अब इतना शानदार नाम देखकर ध्यान तो जाएगा ही। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ खाने पीने के विकल्पों की कोई कमी नहीं है। और फिर हम आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि बनारस भाग कर नहीं देखा जाता, उसे चलकर महसूस किया जाता है। कुछ देर बाद हम पहुंच गए राजघाट, जो नमो घाट के बिल्कुल पास स्थित है। यहां स्थित है शिरोमणि गुरु रामदास मंदिर, जिसे देखने कई श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के घाट लाल और सफेद रंग से रंगे हुए थे
और देखने में काफी आकर्षक लग रहे थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोपहर के लगभग 3 से 4 बजे का समय होने के बावजूद यहां बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे और कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घाट सिर्फ मेरे लिए ही खाली हो। और तभी एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने मुझे कुछ देर के लिए रोक दिया। घाट के किनारे स्थानीय बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और सच कहूं, उन्हें देखकर मेरी भी इच्छा हो गई खेलने की। राइट साइड में गंगा जी और सामने क्रिकेट का मैदान। वाह भाई, जिंदगी हो तो ऐसी। थोड़ा आगे जाने पर एक और समूह क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई दिया और यहीं एहसास हुआ कि बनारस के घाट सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे निषाद राजघाट, जो अपने स्वरूप में राजघाट से काफी मिलता जुलता है और यहां भी वही खूबसूरत रंगों की सजावट दिखाई देती है। कुछ दूरी पर हम पहुंचे प्रहलाद घाट और इस घाट का नाम भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के महान भक्त थे। जब उनके पिता ने उन्हें कई बार मारने का प्रयास किया, तब भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा की। इसी कथा की स्मृति में इस घाट का विशेष महत्व माना जाता है। थोड़ा आगे बढ़ें तो बच्चे पतंग उड़ाते हुए दिखाई दिए और सच कहूं, उन्हें देखकर मन में एक ही बात आई, ना कोई डेडलाइन, ना कोई मीटिंग, ना कोई टेंशन, बस हवा के साथ उड़ती पतंगे और चेहरे पर मुस्कान। और फिर हम पहुंच गए नया घाट। अब अगर आपने ब्रह्मास्त्र फिल्म देखी है तो ये जगह आपको जानी पहचानी लग सकती है, क्योंकि फिल्म के लोकप्रिय गीत केसरिया तेरा इश्क है पिया के कुछ दृश्य यहीं फिल्माए गए थे। तो अगर आप मूवी लोकेशंस एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो ये स्पॉट आपको जरूर पसंद आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर घाटों के ऊपर बने स्थानीय लोगों के घर दिखाई देने लगे और उन्हें देखकर बस एक ही ख्याल आया। सुबह आंख खुलते ही सामने गंगा जी का दृश्य, शाम को घाटों की रौनक और जीवन गंगा के साथ साथ बहता हुआ। क्या ही खूबसूरत जीवन होगा। और ऐसे ही घाटों के किनारे किनारे चलते हुए हम पहुंच गए सक्का घाट। और सच कहूं, यहां आते ही मेरा ध्यान घाट से ज्यादा गंगा जी की तरफ चला गया। खूबसूरत नावें शांत पानी को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। कुछ पल के लिए मैं बस खड़ा होकर उस दृश्य को देखता रहा और यकीन मानिए, बनारस में ऐसे दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं लगते। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच गए नंदेश्वर घाट। अब इस घाट से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। अगर आपने रांझना फिल्म देखी है या फिर तेरे इश्क में के बारे में सुना है तो ये जगह आपके लिए खास है, क्योंकि मणिकर्णिका घाट पर वास्तविक शूटिंग करना आसान नहीं होता। इसलिए फिल्मों के लिए मणिकर्णिका घाट जैसा सेटअप यहीं तैयार किया गया था और धनुष के कुछ महत्वपूर्ण दृश्य यहीं फिल्माए गए थे। ये घाट गोला घाट के बिल्कुल पास स्थित है, इसलिए अगर आप मूवी लोकेशंस एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो इस जगह को मिस मत कीजिए। इसके बाद हम पहुंच गए गोला घाट और अब शाम धीरे धीरे उतरने लगी थी। सूरज क्षितिज की तरफ झुक रहा था और पूरा माहौल एकदम सुनहरे रंग में रंगता जा रहा था। और तभी एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाई दी। 4 खंभों के बीच एक छोटा सा टी स्टॉल, और सबसे मजेदार बात, यहां सिर्फ 5 रुपए में चाय मिल रही थी। इसके बाद हम पहुंच गए त्रिलोचन घाट और यहां आकर एक बात महसूस हुई। दिखने में शायद कई घाट एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन हर घाट की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग ऊर्जा है, अपना अलग माहौल है और यही चीज बनारस को खास बनाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर सीढ़ियों पर लिखी हुई जानकारी दिखाई दी, जिसमें बताया गया था कि इस घाट का पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया था और इस घाट का नाम यहां स्थित बद्री नारायण मंदिर के कारण पड़ा, जो कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिकृति माना जाता है। हमारी नजर पड़ी एक ऐसी पेंटिंग पर जिसे देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। भगवान शिव, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरा हाथ अपने भक्त की ओर बढ़ा हुआ और पीछे हिमालय का दिव्य दृश्य। सच कहूं,
कैमरा इसकी खूबसूरती का पूरा न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि इसे सामने खड़े होकर देखने का अनुभव कुछ और ही है। इसके बाद हम पहुंच गए गया घाट, और ये घाट अपनी रंग बिरंगी पेंटिंग्स के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ आपको भारत का तिरंगा, नाव चलाता हुआ मल्लाह, सूर्यास्त, गंगा जी और बनारस की संस्कृति से जुड़ी कई खूबसूरत कलाकृतियां देखने को मिल जाती हैं। और सच कहूं, ये पूरा घाट एक ओपन एयर आर्ट गैलरी जैसा महसूस होता है। और अब शाम पूरी तरह उतरने लगी थी। समय करीब 4-5 बजे का हो चुका था और घाटों पर गंगा आरती की तैयारियां शुरू हो गई थीं। अगर आप बनारस आते हैं तो दशाश्वमेध घाट और 80 घाट की आरती तो जरूर देखिए, लेकिन अगर आपके पास समय हो तो इन छोटे घाटों की आरती भी एक बार जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ भीड़ कम होती है और अनुभव काफी शांत और आध्यात्मिक लगता है। और ऐसे ही घाटों के इस लंबी यात्रा में हम पहुंच गए हनुमानगढ़ी घाट। यहाँ स्थित है हनुमानगढ़ी मंदिर। अगर आप यहाँ आते हैं तो एक बार दर्शन जरूर कीजिएगा। और सच कहूं, गया घाट के इस तरफ आते ही पूरा माहौल बदलने लगता है, क्योंकि अब शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था और घाटों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कोई चाय पी रहा था, कोई बोटिंग कर रहा था, कोई फोटो खींच रहा था और कोई बस गंगा जी को निहार रहा था। इतना चलने के बाद मैं भी थोड़ा थक गया था, तो लाल घाट पर कुछ देर रुक गया, थोड़ा आराम किया, पानी पिया और फिर यात्रा को आगे बढ़ाया। और फिर हम पहुंच गए शीतला घाट, और यहीं से बनारस की सबसे खूबसूरत आर्ट गैलरी शुरू हो जाती है। पूरे घाट की दीवारें रंग बिरंगी पेंटिंग से सजी हुई थी। हर कुछ कदम पर एक नई कहानी, एक नई कला और एक नया दृश्य। और तभी हमारी नजर पड़ी उस पेंटिंग पर। वो पेंटिंग जिसे आपने शायद इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा और बनारस के लगभग हर ट्रैवल वीडियो में देखा होगा। हाँ, वही आइकॉनिक शिवा पेंटिंग जो स्थित है बूंदी परकोटा घाट पर। और सच कहूं, रियल लाइफ में ये पेंटिंग फोटो और वीडियो से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ लोगों की भीड़ देखकर ही समझ आ जाता है कि ये जगह कितनी लोकप्रिय है। और सभी महादेव की इस भव्य कलाकृति के साथ यादें संजो रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश और कई अन्य देवी देवताओं की खूबसूरत कलाकृतियां दिखाई देने लगी। और फिर एक पेंटिंग ऐसी आई जिसने मुझे कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। एक अघोरी बाबा। इतनी रियलिस्टिक पेंटिंग कि दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति सच में बैठा हो। जिस कलाकार ने भी ये पेंटिंग बनाई है उसे दिल से सलाम, क्योंकि उसने इन घाटों की खूबसूरती में सचमुच 4 चांद लगा दिए हैं। इसके बाद हम पहुंच गए ब्रह्मा घाट, और यहाँ भीड़ भी काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन यहाँ की पेंटिंग्स भी उतनी ही खूबसूरत थीं। और फिर मैं घाटों से थोड़ा ऊपर चढ़ गया ताकि ऊपर से बनारस को देख सकूं। और भाई, जो दृश्य सामने था उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। दूर तक फैले घाट, गंगा जी, मंदिरों के शिखर और बीच में काशी। सच कहूं, कुछ सेकंड के लिए मैं सिर्फ खड़ा होकर उसे देखता रहा। आगे बढ़ते बढ़ते हम दुर्गा घाट पहुंचे और फिर बंदी देवी महादेव घाट। ऊपर दिखाई दे रहा यह मंदिर मैंने पहले कई इंस्टाग्राम रील्स में देखा था, इसलिए सोचा कि क्यों ना खुद जाकर देखा जाए। और यकीन मानिए, यह मेरे पूरे दिन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। चलते चलते मैं थक जरूर गया था, लेकिन पैर रुक नहीं रहे थे, क्योंकि जितना बनारस को देख रहा था उतना ही उससे प्यार होता जा रहा था। पुरानी गलियां, पुराने मकान, मंदिरों की घंटियां और गंगा जी का किनारा। भाई, क्या शहर है ये। और आखिरकार हम पहुंच गए पंचगंगा घाट। यहां बैठने के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह मिल गई। सामने गंगा जी, दूर तक जाती हुई नावें और घाटों की रौनक। तो मैंने सोचा कुछ देर यहीं बैठते हैं। और यकीन मानिए, जब आप यहां से उठेंगे तो शायद वही इंसान नहीं होंगे जो यहां बैठने से पहले थे।
और ऐसे ही घाटों की इस लंबी यात्रा में हम पहुंच गए बालाजी घाट। फिर घाट दर घाट चलते चलते हम आ गए जट्टर घाट। यहाँ का माहौल पिछले घाटों से बिल्कुल अलग था। न ज्यादा भीड़ न ज्यादा शोर। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पहुंच गए राम घाट। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे शाम भी गहराने लगी थी। अगर आप काल भैरव मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ से उसका रास्ता भी मिलता है, इसलिए घाटों की यात्रा करते हुए भी आप वहां पहुंच सकते हैं। और तभी हमारी नजर पड़ी है खूबसूरत होटल पर, अवंतिका बाय द गंगास। अगर आप घाटों के बिल्कुल पास रुकना चाहते हैं और अपने कमरे से गंगा जी का दृश्य देखना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए गणेश घाट। और भाई, इतना चलने के बाद अगर आपको भूख लग जाए तो चिंता मत करना। यहाँ आपको भेल, चाट और छोटे मोटे स्नैक्स के कई विकल्प मिल जाते हैं। चलते चलते ऐसी छोटी छोटी चीजें ही यात्रा को और मजेदार बना देती हैं। इसके बाद हम पहुंचे भोसले घाट और फिर गंगा महल घाट। गंगा महल घाट का आर्किटेक्चर वास्तव में किसी छोटे महल जैसा महसूस होता है। ऊपर से पूरी गंगा का दृश्य, नीचे छोटी छोटी चाय की दुकानें और सामने धीरे धीरे ढलती हुई शाम। सच कहूं, यहीं बैठकर घंटों बिताए जा सकते हैं। और अब तक कई किलोमीटर चल चुके थे तो सामने एक बेंच दिखाई दी और मैंने सोचा कुछ देर बैठ ही लिया जाए। इसके बाद हम पहुंच गए सिंधिया घाट। और भाई, यहीं खड़े होकर एक बात बार बार दिमाग में आ रही थी। अगर आप यंग हो और बनारस आ रहे हो तो मैं आपको एक चीज बहुत जोर देकर कहूंगा। बोट राइड करना, गंगा आरती देखना सब अपनी जगह, लेकिन एक बार घाटों को पैदल जरूर घूमना। क्योंकि बनारस को समझना है तो उसके घाटों को चलकर समझना पड़ेगा। और फिर हम पहुंच गए उस जगह जिसे आपने इंस्टाग्राम रील्स में हजारों बार देखा होगा, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। आधा पानी में, आधा जमीन के ऊपर, और अपनी अनोखी बनावट की वजह से पूरे बनारस के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक। इसे लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है। इसके पास ही एक सुंदर कुंड भी स्थित है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। हमें आगे बढ़ना था, इसलिए हमने दूर से ही महादेव को प्रणाम किया और आगे निकल पड़े। और अब हम उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां पहुंचकर बनारस का अर्थ थोड़ा और गहरा हो जाता है, मणिकर्णिका घाट। लेकिन उससे पहले हमें एक अलग रास्ते से होकर जाना पड़ा क्योंकि घाटों का सीधा रास्ता उस समय बंद था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे माहौल बदलता जा रहा था। कुछ लोग सिर पर लकड़ियां लेकर जा रहे थे, कुछ लोग लकड़ियों का वजन तौल रहे थे और कुछ अपनों को अंतिम विदाई देने आए थे। चारों तरफ लकड़ियों के विशाल ढेर और उनके बीच चलती हुई जिंदगी। यहीं आकर पहली बार महसूस होता है कि बनारस सिर्फ जीवन का शहर नहीं है, ये मृत्यु को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करना सिखाता है। मणिकर्णिका क्षेत्र पार करने के बाद एक बार फिर दूर से बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हुए और सच कहूं, उन्हें देखकर मन अपने आप शांत हो जाता है। इसके बाद हमें मां अन्नपूर्णा मंदिर भी दिखाई दिया और वहीं से हम घाटों के इस लंबे सफर से मुख्य सड़क की तरफ निकल आए। और भाई, जैसे ही हम मुख्य सड़क पर पहुंचे वैसी भीड़ मैंने पूरे दिन नहीं देखी थी। हर तरफ लोग ही लोग, दुकानें, प्रसाद, घंटियां, आवाजें और गंगा आरती की तैयारी। और आखिरकार घाटों की इस लंबी यात्रा के बाद हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट, वो जगह जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले बनारस की तस्वीर आती है। लेकिन जो दृश्य हमारे सामने था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। जहां तक नजर जा रही थी बस लोग ही लोग। घाट की सीढ़ियां पूरी भरी हुई थीं, सामने खड़ी नावें पूरी तरह भरी हुई थीं। घाट के दाएं, घाट के बाएं, पीछे की गलियों तक
बस श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सैलाब। और सबसे हैरानी की बात, इतनी भीड़ होने के बावजूद पूरा माहौल अविश्वसनीय रूप से शांत था। कोई भागदौड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, बस सब लोग एक ही पल का इंतजार कर रहे थे, गंगा आरती। और ये तो दशाश्वमेध घाट की मुख्य आरती थी। इसके आसपास अन्य स्थानों पर भी आरती की तैयारियां चल रही थीं। पूरा घाट दियों की रोशनी, घंटियों की ध्वनि और भक्ति के वातावरण में धीरे धीरे डूबता जा रहा था। और तभी समझ आता है कि लोग बार बार बनारस क्यों लौटते हैं। क्योंकि बनारस सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये एक अनुभव है, एक भावना है, एक एहसास है। घाटों का घाट बनारस, गलियों का बनारस, चाय का बनारस और गंगा आरती का बनारस। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ अनुभवों को शब्दों में नहीं, बस महसूस किया जाता है। आइए कुछ मिनटों के लिए आप भी दशाश्वमेध घाट की इस दिव्य गंगा आरती का अनुभव कीजिए। गंगा आरती समाप्त होने के बाद जैसे ही हम घाट से बाहर निकले, वैसे ही हमारी नजर पड़ी एक भैया के स्टॉल पर, और वहां मिल रहा था बनारस का मशहूर मलइयो। इन सबके बाद रात काफी हो चुकी थी, लेकिन कुछ मंदिर अभी भी बाकी थे, तो हमने सोचा दिन खत्म करने से पहले उनके भी दर्शन कर लिए जाएं। इन मंदिरों की पूरी जानकारी मैंने पिछले व्लॉग में विस्तार से दी है, इसलिए अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखिए। वहां आपको काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर, दर्शन प्रक्रिया और बनारस घूमने की पूरी जानकारी मिलेगी। दर्शन करने के बाद हम फिर से बनारस की उन्हीं पुरानी गलियों में निकल पड़े। रात हो चुकी थी,
लेकिन बनारस की गलियां रात में भी उतनी ही जीवंत लग रही थीं। और फिर हम पहुंच गए काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य क्षेत्र में। यहां से हमने लिया बनारस की पहचान बन चुका साइकिल रिक्शा। सच कहूं तो हमें कहीं जल्दी नहीं थी, बस एक बार और इन गलियों को महसूस करना था। इसलिए हम बैठ गए रिक्शे में और निकल पड़े चौक की ओर। खाना तो हो चुका था, लेकिन एक चीज अभी बाकी थी, बनारसी पान, और शायद इस ट्रिप का सबसे आखिरी स्वाद भी। तो हमने एक बनारसी पान लिया और उसी के साथ धीरे धीरे हमारी बनारस यात्रा का आखिरी दिन भी समाप्त हो गया। अगले दिन हमारी दोपहर की फ्लाइट थी और क्योंकि लगभग पूरा बनारस हम घूम चुके थे, इसलिए सुबह हमने आराम से समय बिताया। करीब 12 बजे रूम से चेकआउट किया और फिर एक आखिरी बार बनारस की गलियों को देखते हुए निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। अगर आपको लगता है कि बनारस में कैब मिलना मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ ओला और उबर दोनों आसानी से उपलब्ध हैं। हमने भी कैब बुक की और निकल पड़े लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर। रास्ते में एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला, तो हमने सोचा क्यों ना इस यात्रा का आखिरी भोजन भी यहीं किया जाए। और सच कहूं, खाना काफी स्वादिष्ट था। खाना खत्म करने के बाद हम पहुंच गए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुंचते ही एक बार फिर बनारस ने अपना जादू दिखा दिया। बाहर बना हुआ घाटों और मंदिरों से प्रेरित वो खूबसूरत स्ट्रक्चर जैसे आखिरी बार कह रहा हो, फिर मिलेंगे। हमने चेक इन किया, बैगेज जमा किया और पहुंच गए वेटिंग लाउंज में। फ्लाइट में अभी समय था, तो हमने एक हॉट चॉकलेट ली और बैठ गए बीते हुए कुछ दिनों को याद करने। और फिर आ गया वो पल जब हमें सच में बनारस को अलविदा कहना था। हम फ्लाइट में बैठ चुके थे और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी और बनारस धीरे धीरे हमारी आंखों से ओझल होने लगा, उसी पल एक अजीब सा एहसास हुआ। वो कहावत जो मैंने कई बार सुनी थी, आज पहली बार सच लग रही थी। आप बनारस से लौट तो आते हो, लेकिन बनारस कभी आपसे नहीं लौटता। और सच कहूं, मैं तभी से बनारस को मिस करने लगा था, क्योंकि कुछ शहर सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और बनारस उनमें से एक है। ऐसा लगता है कि आपका एक हिस्सा वहीं घाटों के किनारे गंगा जी के पास हमेशा के लिए रह जाता है। खूबसूरत बादलों के बीच से हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो चुकी थी और कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए अहमदाबाद। यहां हमारा लगभग 1.5 घंटे का लेओवर था, तो हमने सोचा थोड़ा आराम भी कर लिया जाए और कुछ खा भी लिया जाए। पर भाई, अहमदाबाद एयरपोर्ट देखकर सच में मजा आ गया। इतना बड़ा, इतना मॉडर्न कि कुछ जगह तो एयरपोर्ट कम मॉल ज्यादा लग रहा था। यहां हमने एक बर्गर लिया, थोड़ा समय बिताया और फिर निकल पड़े हमारी आखिरी फ्लाइट के लिए। रात हो चुकी थी। खिड़की के बाहर बस शहरों की चमकती रोशनियां थीं और मन में पूरी यात्रा की यादें। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, और आखिरकार कुछ ही देर बाद हम पहुंच चुके थे हमारे शहर पुणे। और दोस्तों, यहीं समाप्त होती है हमारी पूरी उत्तर प्रदेश यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो मुंबई से शुरू हुई थी और हमें लेकर गई कृष्ण की नगरी वृंदावन, राम की नगरी अयोध्या और फिर महादेव की नगरी काशी तक। इन कुछ दिनों में हमने सिर्फ जगहें नहीं देखी, हमने कहानियां सुनी, लोगों से मिले, संस्कृति को महसूस किया और ऐसे अनुभव जिए जो शायद जिंदगी भर याद रहेंगे। आज तक की मेरी सबसे लंबी, सबसे यादगार और सबसे आध्यात्मिक यात्रा। कृष्ण जी से लेकर राम जी तक, राम जी से लेकर महादेव तक। सभी देव स्थानों को प्रणाम करने के बाद हम आखिरकार अपने घर लौट आए। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली सीरीज और भी खूबसूरत होने वाली है। अब बारी है उत्तराखंड की, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे मसूरी, लैंडौर, जिम कॉर्बेट, नैनीताल, नीम करोली बाबा आश्रम और कई ऐसी जगहें जो आपका दिल जीत लेंगी। तो बेल आइकन दबाकर रखिए ताकि अगला ब्लॉग आते ही आप सबसे पहले उसे देख सकें।
और अगर आपने इस पूरी उत्तर प्रदेश सीरीज के बाकी एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो में आपको यात्रा के साथ साथ बहुत सारी उपयोगी जानकारी भी मिलेगी। तो मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। जय श्री राम।